जी नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। उस वक्त हुआ है आलमी जायज़ा का, और आलमी जायज़ा में इस वक्त हम चलेंगे पाकिस्तान, और वहाँ पर 2-3 करंट इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर काफ़ी जो है वो गर्मा गर्म बहस जारी है। उसके ऊपर बात करेंगे। एक तो कल मुमताज़ कादरी की फांसी को लेकर के उसके ऊपर बात करेंगे, और दूसरे जो वुमेन बिल पेश हुआ है पंजाब में उसके ऊपर बात करेंगे। उसके ऊपर काफ़ी जो है वो आवाज़ें जो है वो हमें सुनाई दे रही हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हमने जिस शख्सियत को अपने प्रोग्राम में दावत दी है, वो शख्सियत आपकी जानी पहचानी मशहूर मारूफ शख्सियत है। आपके तारुफ आप किसी के तारुफ का मोहताज नहीं है। जनाब जर्नलिस्ट व सिविल एक्टिविस्ट जनाब खुर्रम ज़की साहब आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब खुर्रम साहब, सबसे पहले तो ये कि जो अभी बिल्कुल कल रिसेंटली मामला पेश आया है मुमताज़ कादरी की फांसी का, कि वो गवर्नर के उसके ऊपर कत्ल में जो है वो उनको सज़ा हुई भी थी। देखा ये जा रहा है कि उनको तो उन्होंने फांसी दे दी है, मगर अगर जहाँ पर हम देखा जाए कि कानून की अगर अमलदारी हो और इसमें सबको बराबर का जो है वो किया जाए, एक स्केल के ऊपर रखा जाए, तो हम देखते हैं कि अकरम लाहौरी को अभी तक फांसी नहीं दी गई। वो जो है वो जेल के अंदर डेथ वारंट के साथ बैठा हुआ है, उसको फांसी नहीं देते। दूसरी तरफ रेमंड डेविस एक बेगुनाह को मारता है और बाइज्जत तौर पे बरी हो जाता है। तो क्या वजह थी खाली कानून मुमताज़ कादरी के लिए क्यों हरकत में आया? जी, ये एक वैलिड क्वेश्चन है। बात यह है कि मलिक मुमताज ने एक शख्स का, एक शहरी का, एक पाकिस्तानी शहरी का कत्ल किया और उसको की सजा मिल गई। इसमें तो कोई इतराज की बात नहीं है, लेकिन इशू ये है कि जो कानून की अमलदारी है, जो लॉ की इन्फोर्समेंट है, क्या वो मलिक मुमताज तक मौजूद है, या हर कातिल को जिसने भी कत्ल किया है किसी शहरी का, उसको सजा मिलनी चाहिए। कानून और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में बड़ा क्लियर है, और वो ये कहता है कि ये कानून जो है वो हर शहरी को बराबरी की बुनियाद पर एप्लीकेबल है। और अगर ये बात सही है और आइन ये बात कहता है, तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या वजह है कि इस वक्त हमारे मुल्क की जेलों में नामी गिरामी बदनाम जमाना दहशतगर्द मौजूद हैं, जिनमें से बात को तो सुप्रीम कोर्ट से भी फांसी की सजा हो चुकी है, उनकी सारी अपीलें भी मुस्तरद हो चुकी हैं। इसके बावजूद उनको फांसी नहीं दी जा रही। मैं आपसे ये अर्ज करता चलूं कि लास्ट ईयर फरवरी के बाद से इस मुल्क में जो कालेदम तकफीरी दहशतगर्द गिरोह हैं, इनके दहशतगर्दों को फांसी की सजा मिलने का जो अमल आर्मी पब्लिक स्कूल के सामने, पेशावर के सामने के बाद शुरू हुआ था, वो रोक दिया गया। और उसके बाद AFWJ के, LEJ के किसी दहशतगर्द को फांसी नहीं दी गई। अब ये अगर अकरम लाहौरी इतने अरसे से, सालों से जेल में पड़ा है और उसको फांसी नहीं दी जा रही, तो सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों ने सैकड़ों शहरियों का खून बहाया, जिनके हाथ सैकड़ों शहरियों के खून से रंगीन है, उनको फांसी की सजा क्यों नहीं दी जा रही है? वो किस एहतराम के लायक हैं? उनके ऊपर किन की नवाजिशात है? कौन उनकी सरपरस्ती कर रहा है के बावजूद ये कि उन्होंने सैकड़ों शहरियों की जानें ली हैं? वो सुप्रीम कोर्ट से भी उनको फांसी हो चुकी है, लेकिन उनकी सजा पर अमल बराबर नहीं हो रहा। और मलिक मुमताज जैसे हाल ही में, यानी अभी तक कुछ अर्सा कबल जिसने जुर्म किया है, यानी पिछले 3-4 साल के अरसे में, उसको तो आपने उसकी सजा पर अमल दरामद कर दिया और सही किया, लेकिन उससे पहले जो लोग यही जराइम करते रहे, जिनमें फरस अगस्त इसका अकरम लाहौरी का नाम है, रमजान मेंगल का नाम है, रफीक मेंगल का नाम है, और ये फारूकी है, अहमद लुधियानवी है, इसी कबील के सारे ये जो तकफीरी दहशतगर्द हैं, जो कालेकम दहशतगर्द जमातों के सरगना है, सवाल ये पैदा होता है कि इनको क्यों नहीं फांसियां दी जा रही? क्या वजह है कि इनके दहशतगर्दों को तो बेल मिल जाती है, जमानत पर रहाए जाते हैं, मलिक के साथ जैसा दहशतगर्द जमानत पर रहाया जाता है, वो बाद में पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि कोर्ट, हमारे मुल्क की अदालतें इन दहशतगर्दों से क्यों नरमी का बर्ताव कर रही है? क्या वजह है? अभी भी हाल में हमने देखा कराची में AFWJ का जो दहशतगर्द था, सरगना था, उसको भी बेल मिल गई। तो ये पिछले हालिया कुछ दिनों में 4 के करीब अफराद को इसी कालेदम दहशतगर्द गिरोह के 4 मुख्तलिफ अफराद को जमानत पर छोड़ दिया गया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि मलिक मुमताज के लिए तो एक कानून है
और इन कालेधन दहशतगर्द तंजीमों के जो दहशतगर्द है, दूसरा कानून है, जो सरगना है, कानून है, उसकी क्या वजह है? यानी ये रमजान, महंगाई, लुधियानी, फारूकी, ये तो कोयटा के जो सानहात थे उसके बाद खुलेआम इन्होंने कहा कि हमने सेंचुरियां स्कोर की हैं कोयटा में। तो सवाल ये है कि ये कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारे वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब और दीगर तमाम जो जिम्मेदार इदारे हैं, वो किस वजह से खामोश है? मुल्की अदालतें क्यों खामोश है? ये जो एक थप्पड़ मारने का नोटिस लेते हैं हमारे जज साहिबान, का एक्शन लेते हैं, वो क्यों इस हवाले से बिल्कुल खामोश है और कोई इस हवाले से इकदाम नहीं उठा रहे? रेमन डेविस का जहां तक आपने मसला उठाया, वहां पर भी ये था कि जो मुकदमा एंटी-टेररिस्ट एक्ट के तहत दर्ज होना था उसको सिंपली 302 के तहत दर्ज किया गया, ताकि उसमें जो वो कंपाउंडेबल हो जाए, उसमें ताकि वो आपस में बाकी सुलह कर सके और माफ किया जा सके। यानी रेमन डेविस जो एक अमरीकी शहरी था और बाद रिपोर्ट के मुताबिक वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम कर रहा था, उसको तो ये सहूलियत आपने फराहम कर दी कि वो आसानी से राजीनामा कर ले। तो ये जो दोहरा मेयार है, यानी वो जो 72 तबके हैं, 72 गिरोह है, चाहे वो इवन दहशतगर्द भी क्यों ना हो, उनके जो मुजरिम है, उन जमातों से ताल्लुक रखने वाले जो मुजरिम है, उनसे आपका सलूक किसी और तरह का है, और एक जो आम आदमी है उसके साथ किसी और तरह का है। कानून का इतलाक बराबरी की बुनियाद पे होना चाहिए, उसकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन होनी चाहिए। अगर आप मलिक मुमताज को फांसी देते हैं तो जरूर दें, लेकिन जिन्होंने 100 बंदों का कत्ल किया हुआ है, 100 शहरियों का खून बहाया हुआ है, उनको भी फांसी की सजा दी जानी चाहिए। ये एक अजब की बात है कि सारे जो कमर्शियल एक्टिविस्ट हैं वो भी इस हवाले से खामोश है, जो राइट विंग पार्टीज है वो भी खामोश है। कोई ये इश्यू नहीं उठा रहा कि आखिर क्या वजह है कि अकरम लाहौरी जो सैकड़ों लोगों का के कत्ल में मुलविस है, उसका फांसी नहीं दी जा रही। रमजान मंडल को तो उन जराइम में गिरफ्तार भी नहीं किया जा रहा। तो क्या वजह है? ये जो दोहरा सलूक है ये क्यों हो रहा है? ये इस हवाले से आवाज उठनी चाहिए। और जो सैकड़ों दहशतगर्द इन कालेधन गिरोह के जिनको ऑलरेडी फांसी हो चुकी है, जिनको सुप्रीम कोर्ट में भी फांसी हो चुकी है, उनकी फांसियों का सिलसिला क्यों रुका हुआ है? क्या वजह है कि 1 साल गुजर गया और उन कालेधन दहशतगर्द गिरोहों के उन दहशतगर्दों को फांसी नहीं दी जा रही? तो क्या वजह है? कितने आखिर ये सिलसिला रोका हुआ है? इस पर आवाज उठानी चाहिए। लेकिन ना राइट विंग जमातें, जाहिर बात है उनकी तो हमदर्दियां हैं इन दहशतगर्द गिरोहों के साथ, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे JUI हो, लेकिन वो जो हमारे जो लिबरल और सेकुलर इन्वर्टेड को आवाज में एक्टिविस्ट है, उनमें से भी अक्सरियत इस मामले पर खामोश है। इस पर गौर करना चाहिए, इसके लिए आवाज बुलंद होनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो है। यानी कि बिल्कुल दो मुख्तलिफ कानून नज़र आते हैं, बिल्कुल ट्रीटमेंट डिफरेंट नज़र आता है। और इसके अंदर भी जो आपने कहा कि उनको जो फांसियाँ हुई हैं या मुंतज़िर बैठे हुए हैं, इसके अंदर भी उन लोगों को फांसियाँ हुई हैं जिन्होंने जो है वो आर्मी से मुताल्लिक़ जो इदारे हैं, बेसिस हैं, उनके ऊपर अटैक किया, उनके ऊपर ज़्यादा देखने में आया है कि फांसियाँ हुई हैं। और इसके अलावा जो उन्होंने नॉर्मल सेक्टेरियन किलिंग की है, उनके ऊपर जो है वो खातिर ख्वाह फांसियाँ नहीं हुई। हाँ, पुलिस मुकाबलों में ज़रूर उनका सफाया किया गया है। एग्जैक्टली यही बात है कि उनमें से वो लोग जैसे आर्मी पर अटैक में मुलविस हैं, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को अपने दहशतगर्द हमलों का निशाना बना रहे हैं या इस हवाले से सरगर्म अमल है, उनमें से एक सेगमेंट को तो फांसी हो रही है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो एक अरसे तक, कई दहाइयों तक मुल्क में मौजूद शिया मुसलमानों का, सूफियों का, बरेलियों का, सुन्नियों का कत्लेआम करते रहे हैं। आखिर उन दहशतगर्दों को कब फांसी दी जाएगी? उन लोगों को कब तख्तेदार से लटकाया जाएगा? आखिर क्या वजह है कि उनके हवाले से हुकूमत का रवैया वैसा नहीं है? वो कुर्सी, वो तेजी नहीं दिखाई गई जैसा कि मलिक मुमताज के सिलसिले में दिखाई गई। मैं तब तक ये नहीं कहता कि मलिक मुमताज को फांसी नहीं होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। और वो एक शख्स का कत्ल किया था, एक शहरी का कत्ल किया था, वो अपने अंजाम तक पहुंच गया। लेकिन ये जो एक दहशतगर्दों की लाइन है जिनको आप 30 साल से, 20 साल से, 10 साल से जेलों में बैठा कर रखे हुए हैं, जिनमें ये खालिद उमर शेख, उमर खालिद शेख भी है, ये इन जैसे लोग, इनको क्यों फांसी नहीं हो रही है?
सवाल तो ये पैदा होता है ना कि ये इतने हाई प्रोफाइल किलर जो आपने जेलों में सजा के अच्छा, रखे हैं, जिस वजह से तो आप शहरियों की जिंदगी आजाद के वो जेल के सामने से नहीं गुजर पाते, रात को वहां पे ट्रैफिक बंद कर देते हैं सिक्योरिटी की वजह से। आखिर इन दहशतगर्दों को जेलों में संभाल के रखने का क्या मकसद है, जिनको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अपीलें तक मुस्तरद कर दी है? क्या वजह है कि ये इनका केस फाइनलाइज नहीं किया जाता, इनको पक्केदार पर नहीं लटकाया जा रहा? अच्छा, अब देखिए, दो बहुत मुख्तलिफ चेहरे हैं। एक तरफ ज़रब अज़ बहुत कामयाबी के साथ जा रहा है, ठीक है, आपने देखा कि डॉक्टर आसिम को गिरफ़्तार किया गया, अजीज़ उज़ैर बलोच को गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद हाथ जो है वो पंजाब पे जाके पढ़ना शुरू हुआ और वहाँ भी खलबली मच रही है। एक तरफ तो बहुत स्मूथ जा रहा है, फिर ये कि आपका जो वज़ीरिस्तान वगैरह के एरिए थे, जो वहाँ पर दहशतगर्दों की वैलियाँ थी, वो पूरी जन्नत उन्होंने बनाई हुई थी, वो तबाह कर दी गई। एक तरफ तो बहुत अच्छी तरह से नज़र आ रहा है, मगर इसका दूसरा एक रुख है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी नज़र आ रही है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि तो कमज़ोरी क्यों है? जैसे कि जब लाल मस्जिद का खुतबा का मामला होता है तो एक शख्स को बैठ के टेलीफोन पे खुतबा देना होता है, जिसकी वजह से 3-4 बड़ी कंपनियों के मोबाइल सर्विसेज इस्लामाबाद में जाम कर दिए जाते हैं। जुमे के दिन लोग फ़ोन नहीं कर सकते, उसमें इमरजेंसीज लोगों को लाक होती हैं, लोग मर जाते हैं मगर रब्ता नहीं कर सकते। वहाँ पर एक फ़ोन जाम कर दिए जाते हैं मगर एक मुल्ला को गिरफ्तार नहीं किया जाता। यहाँ पर इतनी कमज़ोरी नज़र क्यों आती है? देखिए, यही तो है, सवाल ये पैदा होता है कि इसी दारुल हुकूमत में बैठ के, इस्लामाबाद में बैठ के एक शख्स लाल मस्जिद में बैठता है, वहां पे क्या कहते हैं, खुलेआम मजहबी मुनाफरत फैलाता है, पाकिस्तान के शहरियों को शिया सुन्नी बेसिस पर उनको तकसीम करने की कोशिश करता है, उनके दरमियान नफरत का प्रचार करता है, और ना सिर्फ आम शहरियों के दरमियान बल्कि पाकिस्तान के हसास इदारों बशमूल ISI और दीगर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस इदारों को सेक्टेरियन लाइन पर डिवाइड करने की कोशिश करता है। वहां पे भी शिया सुन्नी मुनाफरत फैलाने की कोशिश करता है। उस शख्स के हवाले से खुलेआम उसके मदरसे के जो तलबा तालिबात हैं वो खुलेआम दाइश को इनवाइट करते हैं पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, खुलेआम उनको इनवाइट करते हैं कि आके पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन का लाल मस्जिद ऑपरेशन का रिवेंज लिया जाए, बदला लिया जाए, इंतकाम लिया जाए। उनके उस शख्स के हवाले से पाकिस्तान का कानून हम देखते हैं इन्फोर्स नहीं किया जाता, ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, ना पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ना पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी, ना पाकिस्तान की सिविल हुकूमत, कोई भी उसके हवाले से किसी भी किस्म के इक़दाम से कतरा रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो दोहरा मेयार है, इससे कोई माशरे में कोई अमन आएगा, कोई मोहब्बत पैदा होगी, या इससे अनारकी पैदा होगी, इससे नफरत में इजाफा होगा, इससे कदूरतें पैदा होंगी? कि क्या वजह है कि एक यानी मलिक मुमताज को तो आप फांसी दे देते हैं, लेकिन वही अगर ये जो ताकतवर कालेगन तकफीरी देवबंदी और वहाबी दहशतगर्द गिरोह से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द हैं, उनके हवाले से आपका रवैया जो है वो चेंज हो जाता है। यानी अब मुमकिन है कि कोई क्या कि नहीं जनाब मलिक हिसाब को भी पुलिस मुकाबले में मार दिया गया और दीगर इस तरह के लोगों को। तो मैं आपको आपके सामने बात अर्ज करता चलूं कि मलिक इसाक के बारे में इंटेलिजेंस जराए ये बात कह चुके हैं कि वो दाइश को पाकिस्तान में इनवाइट कर रहा था। और आपको ये भी बताते चलूं कि मलिक इसाक या लश्कर जंगी जो अंजुमन सिपाही साहबा का लश्कर जंगी ग्रुप है, जो पंजाबी तालिबान भी कहलाते हैं, ये पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर, इंटेलिजेंस इदारों पर तय दर पर कई हमले कर चुके हैं इस ग्रुप के लोग। तो ये डायरेक्टली स्टेट को चैलेंज कर रहे थे, इस वजह से इनको ठिकाने लगाया गया। लेकिन वो ग्रुप इनके अंदर का AFWJ का सिपाही साहबा का वो ग्रुप जो सिर्फ अपना फोकस इस मुल्क में बसने वाले शिया मुसलमानों पर करे हुए है, जो सिर्फ शिया मुसलमानों को टारगेट करता है, या सूफी सुन्नी बरेलवी मुसलमानों को टारगेट करता है, या अहमदी कम्युनिटी पर जो ग्रुप इनका अटैक करता है, या मसीह बरादरी पर अटैक करता है, उन ग्रोहों को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि एक इनके अंदर जैसे हमारी वो पॉलिसी है ना, गुड तालिबान बैड तालिबान, अफगान तालिबान और गुड तालिबान, TTP बैड तालिबान,
तो इसी तरह हमने सिपाही साहबा में भी 2 ग्रुप बना दिए, गुड सिपाही साहबा और बैड सिपाही साहबा। गुड सिपाही साहबा जनाब लुधियानवी साहब अमन के दाई, उसको एक दहशतगर्द तंजीम के कालकम दहशतगर्द तंजीम के फरहुन्ना को अमन का दाई बनाकर पेश किया जा रहा है, और उसके हिमायती ताहिर अशरफी जैसे मौलवियों को जो खुलेआम शहबाज भट्टी के कत्ल पर लोगों को फाते रहे, उनको भी अमन का दाई बनाकर पेश किया जा रहा है, टीवी पर प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। इस लुधियानवी से ऑपरेशन जर्द अदब के बाद, नेशनल एक्शन प्लान के बाद जियो टीवी पर इसको बुलाया गया, जिसमें अपने खुलेआम इस मुल्क में बसने वाले एक मकसद है फिक्र को काफिर कहा कर। तो यहाँ पर नेशनल एक्शन प्लान, यहाँ पर ऑपरेशन जर्द अदब, यहाँ पे दहशतगर्दी है, तो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्फोर्स किया जा रहा है? इन लोगों पर ये क्वेश्चन है। यानी दहशतगर्दों के अंदर ये जो ग्रुपिंग की जा रही है, अच्छे दहशतगर्द और बुरे दहशतगर्द, हमारी जंग इस तकसीम से, ये तकसीम ना माजी में पाकिस्तान में काम आ सकी और पाकिस्तान का नुकसान हुआ माजी में, इस तकसीम नाम लिहाज तकसीम की हो जाते हैं। हालांकि में दहशतगर्द है, चाहे उसका ताल्लुक लश्कर जंगी ग्रुप से हो, चाहे लुधियानवी ग्रुप से हो, कोई फर्क नहीं है। दोनों की सोच, दोनों की फिक्र, दोनों का तर्ज अमल एक ही है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि लुधियानवी ग्रुप जो है सिपाही साहबा का, उसका जो वो एक नर्सरी का काम करता है दहशतगर्दों के लिए, वहां से बनाता है दहशतगर्द तैयार होते हैं जो आगे चल के तो लश्कर जंगी, तहरीके तालिबान, मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ जाते हैं, दाइश में शमूलियत इख्तियार करते हैं। सोच और फिक्र पर हमला होना चाहिए। अगर आपने नर्सरी को काम करने की इजाजत दे दी और नर्सरियां इन दहशतगर्दों की खुलेआम काम करती रही, तो फिर आप ये ऊपर से फसलें काटते रहे, उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि नई फौज आके पुराने वालों को रिप्लेस करती रहेगी। अगर दहशतगर्दी पर काबू पाना है तो ये जरूरी है कि इनकी नर्सरीज को, ये जो मुल्क में इन कालेदम दहशतगर्द गिरोह से जुड़े हुए मदारिस हैं, उनको मसाजिद है, उनको ये जो तंजीमें जो कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से एक्टिव होती हैं, इन सब के खिलाफ एक कॉन्क्रीट और स्वीपिंग एक्शन लिया जाए और इनकी एक्टिविटीज को कंप्लीटली बैन किया जाए। बैन ऑलरेडी है एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत, कोई भी बैंड आउटफिट किसी भी किस्म की एक्टिविटी नहीं कर पाएगी। इनको एक्टिविटी की इजाजत है। अभी मैं लास्ट वीक आपको बताऊं, 22 साहब को यही बैंक टेररिस्ट आउटफिट अंजुमन सिपाही साहबा, उनकी कराची में उन्होंने एक मस्जिद का कब्जा किया हुआ है। उस मस्जिद पे इनका इजलास हुआ, हमने कमिश्नर कराची से राब्ता किया, उनको इन्फॉर्म किया। ये कहाँ पर, ये कहाँ पर कराची में? हमने कराची में कहाँ पे, कराची में कहाँ पे हुआ ये? नाजन चौरंगी पर नॉर्थ कराची के इलाके में जो हेडक्वार्टर है कराची बैंक का, वहां पर इन्होंने 22 फरवरी को अपने वर्कर्स कन्वेंशन का ऐलान किया हुआ था। उन्होंने पोस्टर बैनर्स पूरे शहर में लगाए हुए थे। ठीक है, हमने वज़ीर दाखिला को कॉन्टेक्ट किया, सोहेल सयाल को, हमने कमिश्नर कराची को आतिफ हैदर शाह साहब को कॉन्टेक्ट किया, हमने DIG फिरोज शाह को कांटेक्ट किया, हमने SP से जाके मुलाकात की, हमने SHO से मुलाकात की, हमने DSP से मुलाकात की, सबको इन्फॉर्म किया। लेकिन में सिविल सोसाइटी के कारकुनान ने हमने अपनी जिंदगियों को स्ट्रेस पर लगाते हुए रिटर्न फॉर्म में जाके दरखास्त दी और हमने कहा कि देखिए जी, जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट है, इसके तहत कोई भी बैंड आउटफिट किसी भी किस्म की एक्टिविटी नहीं कर सकती। आप इनकी एक्टिविटीज को लेकिन इसके बावजूद हमें एश्योरेंस दी गई SP की जानिब से कि नहीं जनाब ऐसा नहीं हो सकेगा, हम रुकवाते हैं, फौरन रुकवाते हैं, DSP का हिदायत थी। इसके बावजूद भी एक नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल की जो लिस्ट है उसका 3रा नंबर है बैंक टेररिस्ट आउटफिट में, वो अपना खुलेआम वहां पे कन्वेंशन करते रहे, वर्कर्स को बुलाते रहे, इजलास होता रहा, नारेबाजी होती रही, कोई नहीं रोक सका। आखिर कहा फिर हमने चूंकि लोगों वादा किया था कि अगर ये इस कन्वेंशन को नहीं रोकते हैं तो हम जाके उसी जद्दी के जो अड्डा है, जो मरकज है, जो उनका हेडक्वार्टर है नागन चौरंगी का, उसके बाहर हम भी मुजाहरा करेंगे। हम 8-10 लोगों ने जाके अपनी जिम्मेदारी पूरी की। हमारे दोस्तों ने, जो हमारे पहले एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने अपनी जिंदगियों को खतरे में डाला। यानी वो काम जो स्टेट को करना चाहिए वो बिल्कुल सिविल सोसाइटी ने किया।
बहुत खूबसूरत, बहुत जी हाँ, बड़ी 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 खिदमत सिविल सोसाइटी की हैं और ऐसी जगह पर जाके खड़े होते हैं जहाँ पर कहीं से भी गन शॉट हो सकता है, फायर आ सकता है, मगर अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालते हैं और हक़ की आवाज़ को बुलंद करते हैं। ये तो बिल्कुल मानवीय बात है। एक थोड़ा सा एक चीज़, बिल्कुल हमारे सेगमेंट का टाइम ख़त्म हो रहा है, जाते जाते एक सवाल को और आपकी इस वक्त मौजूदगी से फ़ायदा उठाएंगे। ये जो पंजाब असम्बली में बिल पेश किया गया है जिसमें एक तरफ जो तबका है जो इस्लामी अपने आप को नज़रियाती काउंसिल वाले कहते हैं, उनका उसके ऊपर वो शोर मचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी वुमेन बिल के ऊपर ये पाकिस्तान को बिल्कुल लिबरल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो वो कह रहे हैं कि बुनियादी हुकूक औरतों को हासिल होने चाहिए। रात को अगर आप मार पीट के किसी को 2 बजे घर से निकाल देते हैं तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, तो उसके ऊपर अगर एक बिल पास हो जाए और वो आकर लोगों को पूछें तो इससे माशरे के अंदर बेहतरी आएगी। इसमें क्या हर्ज है? आप क्या कहते हैं कि ये जो मौलवियों को बुरा क्यों लग रहा है, मुफ्ती नईम क्यों चीख रहे हैं, फजलुर रहमान साहब क्यों चीख रहे हैं, आखिर इनको क्या तकलीफ है? जी, मैं अर्ज करूं आपसे कि एक पहली बात तो ये है कि ये जो प्रोग्राम में मुफ्ती नईम ने जिस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल किया है शर्मीन उबैद चुनाए के लिए, वो बिल्कुल कंडेमेबल है। कोई उसकी जवाब नहीं बनता कि वो पर्सनल अटैक करे मुफ्ती नईम। और ये मुफ्ती नईम वो शख्स है खुद जो मगारबा स्कैनिंग बिल में करोड़ों अरबों रुपए हड़प कर चुका है आम आवाम के इस मुल्क के। तो वो किसी एक एक्टिविस्ट के मुतल्लिक इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे, बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल करे, इसकी मजम्मत होनी चाहिए। जहां तक कानून की बात है तो इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि इस हवाले से जो इस्लामी तालीमात हैं वो वाज़ेह हैं। इस्लामी तालीमात के हवाले से अगर देखा जाए तो जो मर्द हजरात हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी गई है, लेकिन खवातीन तक तशद्दुद नहीं दी गई है। जिस कुरान की आयत के हवाले से उल्मा हजरात बात करते हैं जिसमें ये कहा गया है या इस मफहूम की बात की गई है कि जी ज़र्ब लगाने की इजाजत है, उसके हवाले से भी उल्मा ने ये बात वाज़ेह की है कि ये इस नौइयत की नहीं हो सकती जिसकी वजह से औरत माजूर हो जाए, खुदा ना खास्ता दियत वाजिब हो जाए, इस हद तक कोई ज़र्ब लगा दी जाए। तो बात यह है कि देखें, अगर किसी को लेजिस्लेशन में एतराज है, लेजिस्लेशन पर कोई उसको इश्काल है, तो उसका एक पोलाइट तरीका होता है, एकेडमिक गुफ्तगू करें आप अपनी बात को दलील से कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करें। दूसरी जानिब ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे मुल्क में जारी बात है वायलेंस मौजूद है, खवातीन पर भी वायलेंस होता है, तो उसको रोकने के लिए हुकूमत कानून बनाएगी। अलबत्ता इस चीज में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कानून साजी के अमल में कि कानून साजी का मकसद घर को आबाद करना हो, घर को बर्बाद नहीं करना हो। इस हवाले से इस चीज को भी पेश नजर रखना चाहिए कि अगर इस तरह से इकदाम किए जाएं जिसकी वजह से यानी घर में जो इख्तलाफात हैं जो सेटल हो जाने चाहिए, और हर घर में इख्तलाफात होते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े भी होते हैं, उनको अगर आप सेटल करने के बजाय इस तरह के हालात पैदा कर दें कि वो अदालतों में आने लगे और फिर उसके नतीजे में घर खराब होने लगे, तो ये भी मुनासिब तरीक़ेकार नहीं होगा। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि औरतों के हवाले से जो तशद्दुद है उसको खत्म होना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए। हुकूमत जारी बात है कानून साजी भी करेगी, लेकिन मैं ये भी बोलते चलूं यहाँ पर कि हिमाचल में मर्दों पर भी तशद्दुद हो रहा है, थानों में जाके देखें हम तो क्या नहीं हो रहा है। तो हुकूमत की जिम्मेदारी है इस हवाले से मुनासिब इक़दाम करे। उलमाए कराम को भी चाहिए कि ये इस तरह का इंप्रेशन पैदा करना कि गोया वो इस्लाम को मिस रिप्रेजेंट करें और गोया इस तरह का तासुर देने की कोशिश करें। खुदा ना खास्ता इस्लाम जो है खवातीन पर तशद्दुद की हिमायत करता है या उसको जायज करार देता है, इस तरह का अगर तासुर पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब देखें हमारे माशरे में खवातीन पर एसिड अटैक्स होते हैं, यानी क्या किसी दीन मजहब में किसी कानून में इसकी इजाजत दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। तो इस हवाले से हुकूमत कानून साजी करेगी, हुकूमत को कानून साजी करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है जो ईस्टर्न सोसाइटीज में अभी तक कायम है, जो मशरकी माशरों में जो फैमिली का तस्वुर अभी तक बचा हुआ है, कोशिश ये की जानी चाहिए कानून साजी के जरिए कि खानदान के तस्वुर को, इस यूनिट को मजीद ताकतवर किया जाए, ना कि खराब किया जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत और ऐसा गुफ्तगू हुई, हालांकि टाइम हमारे पास बहुत कम होता है और ये इशूज़ ऐसे हैं कि इसके ऊपर अभी जो है वो बहुत काफ़ी गुफ्तगू की जा सकती थी। हम बहुत मशकूर हैं, ममनून हैं कि आपने पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से बहुत अपना जो है कीमती टाइम हमको दिया। नाज़रीन, आप सुन रहे थे सिविल
एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट जनाब खुर्रम ज़की साहब को, वो बात कर रहे थे कि मुमताज़ कादरी के जो कल की फांसी हुई है उसके ऊपर उन्होंने बात की कि देखें अगर एक आदमी कत्ल करता है तो जाहिर बात है उसकी सज़ा, उसको फांसी बिल्कुल देनी चाहिए, मगर उसके अलावा उन्होंने जो कानून का चेहरा दिखाया है, जो बिल्कुल जो ट्रीटमेंट उसकी हो रही है, जो मुख्तलिफ दो चेहरों के साथ डबल स्टैंडर्ड के साथ काम कर रहा है, मतलब अकरम लाहौरी है वहाँ पर उसको फांसी नहीं होती, अंग्रेज़ फ़ारूकी घूमता फिर रहा है उसको फांसी नहीं होती, रफ़ीक मैंगल घूम रहा है, रमज़ान मैंगल है, ये तमाम दहशतगर्द हैं, अहमद लुधियानवी है। अब इसके अंदर गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड सिपाही साहबा, बैड सिपाही साहबा, ये सब के सब दहशतगर्द हैं, ये सब यजीदी अफकार के लोग हैं, इन सबको एक तरह से ट्रीट करना चाहिए। रेमन डेविस के ऊपर बात हुई कि रेमन डेविस को क्यों छोड़ दिया, उसकी दीद क्यों अमल में आई, मुमताज़ कादरी के अमल में क्यों नहीं आई, क्योंकि इसने एक आम पाकिस्तानी शहरी था ही और इसने जो है वो पाकिस्तानी शहरी का कत्ल किया था, और वो दूसरे हवाले से वो वहाँ पर जो है वो एक अमरीकी शहरी था, तो उसको जो है वो डिफरेंट प्रोटोकॉल दिया गया। इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है वो आज गुफ्तगू हुई, बहुत ऐसे तरीके से इन तमाम चीज़ों को वाज़े किया कि सिविल सोसाइटी ने कितना रिस्क लिया, कितना जो है वो ख़तरा मोल लेती है और जाके खड़ी होती है, वहाँ सामने बात करती है। आवाम के दिल तो सिविल सोसाइटी के साथ धड़कते ही हैं, मगर बात हो रही है पाकिस्तान में कानून की अमलदारी के ऊपर, क्या कानून की अमलदारी क्यों नहीं होती। इसके ऊपर हम जो है वो लाइव कॉल्स भी खोल देंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे, आपको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, आपकी कीमती आरा का भी हमें जो है वो शिद्दत से इंतज़ार रहता है, और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ जहतों के साथ हमारे नाजरीन भी हमारे प्रोग्राम में जो है वो हिस्सा लेते हैं। और दूसरी तरफ हमने बात की वेमेन बिल की, कि वेमेन बिल की जहाँ पर बात हुई तो वेमेन बिल का भी मामला ऐसा ही कि जो उसके ऊपर मौलाना फजल रहमान ने बात की या मुफ्ती नईम जैसे करप्ट तरीन शख्स ने बात की, दहशतगर्द ने, तो उसने इस्लाम के तसव्वुर को मुस्बत के बजाय मनफी पेश करने की कोशिश की, जैसे कि इस्लाम औरतों के हुकूक़ का दिफ़ा नहीं करता। हालांकि इस्लाम वो पहला मज़हब था जिसने औरतों को जो है वो उसके हुकूक़ का दिफ़ा किया, और उस वक्त जब दुनिया में तारीकी थी, जुल्मत थी, अंधेरा था, बच्चियों को ज़िंदा दफन किया जा रहा था, तो इस्लाम ही था, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे जिन्होंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी और उस माशरे को यकसर तब्दील करके रख दिया था। जहाँ पर बेटियों को ज़िंदा दफन किया रहा था, वहाँ बेटियों का खड़े होकर एहतराम किया जाने लगा। तो हम देखेंगे कि उसको नेगेटिवली जो है वो पेश किया जा रहा है, उसको इस तरह से आकर मीडिया के ऊपर पोर्ट्रे किया जा रहा है, मगर हमें अफसोस होता है और ये बात इसके अंदर बैरूनी हाथ हमको जो है वो नज़र आता है, एक कार फरमा एक हाथ नज़र आता है जो कि इस चीज़ को चला रहा है। वरना ऐसे लोगों को, जो करप्ट लोग हैं, जो दहशतगर्द हैं ख़ुद, जो कि मुख्तलिफ़ हवालों से कन्विक्टेड हैं, उनको क्यों लाइव टॉक शोज़ के अंदर बुलाया जाता है, उनसे आरा ली जाती है, जो शराब के नशे के अंदर कुरान की आयतें पढ़ देते हैं। इस तरह के लोग जो कि इस्लामी नज़रियात के कौंसिल के अंदर बैठे हुए हैं, उनको टीवी पे लाके क्यों बिठाया जाता है, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के अंदर वो अभी तक क्यों बैठे हुए हैं, ये तमाम चीज़ें सवालिया निशान रहेंगी। बाकायदा इसके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क रहेगा कि जब ये लोग पहचान लिए गए हैं कि ऐसे हैं, तो इनको इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में क्यों रखा गया है और इनको लाइव टीवी शोज़ में बिठाकर इस्लाम जैसे पाक और पाकीज़ा दीन के बारे में इनसे इनकी राय क्यों ली जा रही है। हालांकि ये तमाम के तमाम दहशतगर्द टोला है। यकीनन ये इस्लाम की ऐसी तस्वीर पेश करेंगे जो कि भयानक तस्वीर होगी, ये खवारिज हैं। इसी वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर हम मुसलमान जो है वो अपनी ये साबित करने पर लगे हुए हैं कि हम टेररिस्ट नहीं हैं, अकली दलील देते हैं। अभी हमारे प्रोग्राम में कुछ दिन पहले एक साहब ने कहा कि अगर तमाम मुसलमानों को दहशतगर्द मान लिया जाए तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 2 अरब के करीब दहशतगर्दों के साथ 6 अरब लोग कैसे रह सकते हैं। और बिल्कुल जामे और माकूल बात थी कि इतनी बड़ी तादाद में अगर टेररिस्ट इस दुनिया में आ जाएं तो कैसे रहेंगे। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मोती भाई, कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह नकवी साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे। बहुत प्यारा प्रोग्राम और बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम, अकेले हैं लेकिन कर रहे हैं माशाल्लाह, बड़ी हिम्मत से और बड़े खूबसूरत अंदाज में करते हैं आप प्रोग्राम। शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, ताकत दे। पाकिस्तान में कानून की अमलदारी, मेरे भाई सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि कानून की अमलदारी हो कहाँ रही है। अभी जरा गौर कर लें थोड़ा सा, तो यूरोपीय यूनियन ने खुद बैठ के ये फैसला किया है कि हम सऊदी अरब को असला नहीं देंगे, इसलिए कि वो मासूम लोगों को मार रहा है। अब जरा इस पे गौर कर लें कि जो लोग हमारे दीन के खिलाफ हैं, मजहब के खिलाफ हैं, हम मुसलमान नहीं हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम असला सऊदी अरब को नहीं देंगे, इसलिए कि वो सऊदी अरब अपने मुसलमान मासूम लोगों को मार रहा है। तो अब आप खुद सोच लें कि कहाँ यूएनओ सोई हुई है, कहाँ अक़वाम मुत्तहिदा बैठी हुई है, कहाँ पे वो ताकतें हैं जो जमहूरियत का राग बुलाने वाले हैं, कहाँ बैठे हुए हैं।
उन्हें शाम में तो सब कुछ नजर आता है। हेलो जी नकवी भाई, हमें एक ब्रेक पे जाना होगा, ब्रेक से वापस आते हैं तो आपकी कॉल को दोबारा शामिल करते हैं। आप दोबारा कॉल ब्रेक में, आप दोबारा जो है ना ब्रेक से वापसी पे कॉल कर सकते हैं। चलते हैं एक ब्रेक पर।